हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में 11 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 वाला, जो कि फरवरी मार्च में होने वाला है, आपको मालूम है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 8 होगा। तो पूरा का पूरा हम लोग सेट करने वाले हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैं सीजी अकाउंटेंट हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया। मुझे मालूम है कि प्रीवियस से इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोलता है कि एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मान लेते हैं डी के बराबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चलते हैं हम लोग। डी मान लिया हमने डिस्टेंस को। तो आप मुझे बताओ, डी अपॉन स्पीड कितना है? 180। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम देगा, प्लस इसी डिस्टेंस को वापस लौटता भी है 240 के स्पीड से, और दोनों का सम टाइम जो है वो 6 घंटे के बराबर है। क्लियर है? यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डी कॉमन। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 720। ऊपर बचेगा 4, इधर बचेगा +3 इज इक्वल टू 6। सही है क्या? अगर मैं ये बोलूं कि डी की वैल्यू निकालना है मुझे, तो 6 इंटू 720/7 चलेगा ना? 720 इंटू 6/7। अब इसको देखते हैं। आपको पता है आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? 720 में गुणा करना है 6/7 से। तो आप अगर देखेंगे 6/7 जो है एक से कम वैल्यू है, यानी 720 को एक से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स 720 से कम वैल्यू आने वाली है। यानी जो दो ऑप्शन है 720 पॉइंट समथिंग और 872 पॉइंट समथिंग, ये तो नहीं होगा, आपको मालूम है। अगर टाइम नहीं है तो आप 2 या 3 में से कोई एक तुक्का लगा के भाग सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास टाइम तो पूरा पूरा है अभी फिलहाल। तो आप एक काम करिए, गुना कर लीजिए। 7×6 = 42 और 6×2 = 12, यानी कि 4320। आपको डिवाइड करना है 7 से। कर लो आप। 7×6 = 42। फिर देखेंगे 1 और 2, 12 बन गया। 7 एकम 7, 5 जीरो, 7×7 = 49, फिर 14 किलोमीटर। ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस था जो कि व्यक्ति एक स्थान से किसी और स्थान तक लौट रहा था। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया था, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? अगर हम निर्मित घनों की संख्या को n मान लेते हैं तो आप मुझे बताओ, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। आप बताओ वॉल्यूम ऑफ घनाभ यानी क्यूबॉइड कितना होता है? तो बोलेंगे 24 इंटू 18 इंटू 12। अगर घन की भुजा 6 है तो 6 का हम लोग क्यूब करते हैं, यानी कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। बोल सकते हैं ना, 6×3 और 3×2, 2 से कट गया, फिर से 6 बार में, और 6 6 खत्म, यानी कि 24 घन का निर्माण होगा। ये बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार जो है गलत वजन का उपयोग करके हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 800 ग्राम, सॉरी, 1000 ग्राम के बदले वो कितने वजन का उपयोग करता है? आपको मालूम है कि इस तरह के हम लोग कैसे करते हैं। आपसे कह रहा है कि वो सबके सामने कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहे हैं, मतलब उसका ये कहना है कि सीपी और एसपी हमारा सेम है। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि 100 रुपये में खरीदा और 100 में सेल किया, ये दुकानदार का कहना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत बाट का उपयोग करता है, गलत वजन लगाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1000 के बदले कितना इस्तेमाल करता है? यहाँ पे एक्स लगा लो। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 100 कट जाएगा। अगर आप इसका क्या बोलते हैं, इसको रेशियो निकालोगे तो आप देखेंगे x:1000। एक्चुअल में उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू है एसपी वाला 1000, ये 1000 कुछ और नहीं बल्कि 25% ज़्यादा का वैल्यू है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू।
25 को गुना करेंगे तो 8 से कट जाएगा, यानी कि 800 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है, वजन का उपयोग कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 ग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घना भी एक कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, ये वही होगा जो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। बोलिए। और डायगोनल कितना होता है, तो आप बोलेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना जी। एल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100, बी स्क्वायर का मतलब 36 और 8 स्क्वायर का मतलब 64। ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 200। 200 का मतलब होता है 10 बाहर और 2 रूट अंदर रह जाएगा। 10√2 सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर, जो भी आप यूनिट लगा लीजिए, 10√2 इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 पे आते हैं। एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात। ठीक है, पिज्जा की बात कर रहा है। ठीक है, चीज और सॉस का अनुपात, यानी सी को हम दिखाते हैं चीज के और ये आपका सॉस है। अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। मतलब मैं कह सकता हूँ आसान भाषा में कि 2:1। ठीक है, इसका दोगुना है। चीज अगर 2 है तो सॉस उसमें 1 लगाया जा रहा है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपने बोला। अच्छा, इस तरह के सवालों को इतना सब कुछ रेशियो करने का आवश्यकता है ही नहीं, आप मन में कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। देखो कैसे, 1 कप लगता है चीज और आधा कप लगता है क्या, सॉस, तो एक पिज्जा बन जाता है। तो आपसे कह रहा है कि अगर 15 कप सॉस लगाए गए हैं तो आधा कप लगता है एक पिज्जा में, यानी कि 15 कप सॉस का मतलब 30 पिज्जा बनाए जाएंगे। बहुत ही वाहियात किस्म का सवाल है ये। आगे बढ़ेंगे, 6 पे आते हैं। ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है। ये बढ़िया सवाल है। देखो, ए किसी कार्य का 80%, 80% का मतलब 4/5, और ये करेगा 20 में, यानी 4×5 काट लो, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। करना आता है ना आपको। बी जो है ना ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन के अंदर पूरा करते हैं। मतलब कह रहा है शेष कार्य, यानी कि 80% काम तो कर रहा है भाई ए, यानी मैं कह सकता हूँ कि 20% काम कौन कर रहा है, बी। और इस 20% काम को करने में कितना दिन लगता है, 3 दिन। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर बी को पूरा 100% काम करवाना हो तो 3×5 = 15 दिन लगेगा। बोल सकते हैं ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम निकल गया। तो बी को अकेले पूरे कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो आप बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, 25 चौका 100, 20×5 = 100। अगर सिर्फ 20 से काम करवाना है, 100/5 यानी कि 20 दिन। कहाँ मिस्टेक हो गया, ए एक कार्य का 80% काम 25 दिन में करता है, फिर बी ए के साथ अच्छा सॉरी, फिर जो है ना बी ए के साथ शामिल हो जाता है। बढ़िया सवाल है, हमने ये साथ शामिल नहीं देखा था, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बढ़िया सवाल को दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या कह रहे थे, सुनना जरा एक बार फिर से, मिटा लेते हैं इसको। हाँ, आपको मालूम है कि ए जो है वो 25 दिन काम को लेता है, टाइम लेता है पूरा करने में। आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कह रहा है कि 3 दिन लेते हैं शेष कार्य पूरा करने में। यानी मैं कह सकता हूं कि 3×5 = 15 सिर्फ बी नहीं बल्कि ए प्लस बी की कहानी है। तो 3×5 = 15 दिन लगेगा इन दोनों को काम पूरा करने में। अच्छा, मैं पहले मिस्टेक से गलती लिख दिया था क्या, बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 20% काम अगर 3 दिन में करते हैं तो 100% काम 25 दिन में करेंगे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकाले तो 75, पहले हमने यहाँ 20 लिखा था ना, 20 मिस्टेक हो ही गई थी, कोई बात नहीं। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 25 या 75, और ये बन जाएगा आपका 15×5 = 75। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 एफिशिएंसी है ये ए प्लस बी दोनों का है ना। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की कितनी होगी, 2 के बराबर। आपसे कह रहा है कि पूरा 100% काम जो 75 है, ये पूरा करने में बी को वक्त कितना लगेगा, तो 75/2 यानी कि 37.5, साढ़े 37 दिन लगेगा तो ये काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। इसके पहले हमको ये शामिल पढ़ने में गलती हो गई थी, लेकिन अब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। एक वस्तु पर
एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपया प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने एक वस्तु खरीदा है तो हम उसको अंकित मूल्य पर 7.5 रुपये का डिस्काउंट देंगे अगर 100 रुपये की वस्तु है तो, और 10 रुपया कैशबैक देंगे। वह अभी भी 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। बहुत बढ़िया बात है। यदि एक्स, क्या कह रहा है, यदि एक्स रुपया प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बढ़िया सवाल। आप बताओ, अगर मैं ये बोलूं अगर मैं ये बोलूं कि एक्स रुपया इसका एमपी है, एमपी कितना है, एक्स रुपया, तो 7.5% का डिस्काउंट दो। ठीक है, 7.5 रुपया का डिस्काउंट दो, मतलब मैं कह सकता हूं कि एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा बताइए। एसपी इसका हो जाएगा एक्स का 100 से डिवाइड करो और इंटू 7.5 कम करोगे तो बन जाएगा 92.5, 92.5। यानी मैं एसपी कह सकता हूं इतने के बराबर। अगर मैं इस जीरो को ऊपर ले जाऊं तो आप देखेंगे एसपी कितना हो जाएगा, 0.925 इंटू एक्स। ये एसपी है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें। मुझे एक बात बताओ, ये 10 रुपया कैशबैक दे रहा है और प्लस 5 रुपया कमा भी रहा है, यानी यानी ये एसपी इतना बेचने के बाद ये जरूर 15 रुपया और कम रहा होगा, तभी तो ये 5 रुपया कमा भी रहा है, 10 रुपया कैशबैक भी दे रहा है। यानी इसका सीपी ये 10 रुपया कैशबैक और 5 रुपया और जो डिस्काउंट है या फिर आप कह लीजिए प्रॉफिट है, उसको हम माइनस करेंगे तब तो हमको सीपी मिलेगा। तो सीपी बोल सकते हैं 0.925 एक्स में से 10 रुपया कैशबैक कम करो और 5 रुपये प्रॉफिट कम करो, यानी ये जो वैल्यू बनेगी 0.925 एक्स माइनस 50। बहुत ही बढ़िया सवाल ये। इस शिफ्ट का मुझे लगता है कि ट्रिकी सवाल होने वाला है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं और ये आपका आ चुका है बोर्ड मास मुझे लगता है। ठीक है, आप देखो पहले का वाला काम कर लो, 4 गुना 2 8, तो ये बन जाएगा नीचे 9/8, 8 से काटोगे 2 बार में, यानी कि 9 दूना 18 बनेगा। ऊपर ऊपर क्या बन गया भाई, 18। ठीक है, नीचे देखते हैं, ये बनेगा 3 और गुना 3 यानी कि बन जाएगा 9 माइनस, इधर ऑफ है, पहले काट लो 2 से 2 बार में, और ये 2 जब नीचे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कि बन जाएगा 3। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6। आप मुझे बताओ काटोगे तो कितना आएगा, 3 इस सवाल का आंसर है। फालतू सवाल। संख्या जो है 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे कि समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किस चीज का, इन दोनों के डिफरेंस का। ठीक है, किसी भी दो संख्या का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, यही बेस्ट तरीका होता है, आपको मालूम पहले से। आज जरा देखते हैं कितना डिफरेंस, 27 और 15 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 42। एक ये संख्या है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 70। इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लो, निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, ऐसे करके ये भी तरीका आपके पास और शॉर्टकट तरीका आपके पास है। ये बोलेंगे 28 क्या, हाँ ये बन जाएगा 42, फिर से 1, 28, फिर से 14 और ये 28। तो आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा आ गया, 14। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं आप देखेंगे, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी कि 42 और 70 में आप देखोगे, इसको हम तोड़ सकते हैं 7 इंटू 6, इसमें हम तोड़ सकते हैं 7 इंटू 10। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे दोनों में हाईएस्ट कॉमन है 7, और कुछ कॉमन तो नहीं है फिलहाल। और भी कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पे, इसको और तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में, यहाँ भी तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में। दो और भी कॉमन था, इसलिए 7 इंटू 2 यानी कि 14 इस सवाल का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। हमने दो ध्यान नहीं दिया था, 14 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। 10 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक साइकिल चालक ने 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, तो मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना करें। तो आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड जो होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलते हैं। तो 20 मील और 10 मील यानी कि 30 मील, टाइम कितना लगा, 2.5 घंटे और 1.25 घंटे यानी कि 3 घंटे
45 मिनट, यानी कि 3 इंटीजर 3/4, ये क्या बनेगा हमको, मील पर किलोमीटर पर आवर, और ये आपसे पूछ रहा है ना मील पर आवर मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 30/4 और 3 15 और 4 को भेज दो ऊपर, 15 दूना 30, तो 4 दूना 8 माइल पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। आगे बढ़े, 11 पे आते हैं। एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। एक साइकिल सवार है और एक जॉगर है, दोनों जो है एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं, ठीक है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी को 1/3 दूरी को, क्या बोल रहा है ये, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। बढ़िया बात, लॉजिक समझो। तो जॉगर और साइकिल सवार के चाल का अनुपात ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है। अगर हम ये बोले, देखना यहाँ पे जॉगर, पता नहीं क्या होता है जॉगर, मुझे नहीं पता, ठीक है। जॉगिंग हमने सुना है, जब लोग दौड़ते हैं टहलते हैं उसको बोलते हैं जॉगर, शायद उसी को बोल रहा है, उस इंसान को बोल रहा है जॉगर। तो साइकिल सवार, अगर डिस्टेंस मान लिया हमने डी है, ठीक है। अच्छा, आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगना समय लेता है कब, जब डिस्टेंस 1/3 हो जाए। यानी अगर डिस्टेंस टोटल 300 है, तो 100 डिस्टेंस तय करने में जॉगर का जो डिस्टेंस है, वो स्पीड है, वो दुगना है। सॉरी, टाइम जो है जॉगर का वो दुगना है, यानी कि स्पीड उसका आधा रहा होगा, स्पीड उसका आधा रहा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जॉगर की स्पीड और साइकिल की स्पीड, ठीक है, साइकिल की स्पीड 2:1 है कब, जब हमारा डिस्टेंस 1/3 है, जब डिस्टेंस 1/3 है। जब डिस्टेंस को हम 3 गुना करेंगे, बताइए, ये तो आपका हो गया टाइम का रेशियो, टाइम दोगुना लग रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 1:2। क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम और स्पीड में व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या बोलते हैं उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस 1/3 तो 1/2 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम 3 से गुना करेंगे तो स्पीड भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 1:6 इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। 5,000 रुपया पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, ठीक है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपया, टाइम है 1 साल, रेट आपका दे रखा है 4% पर ईयर। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। अगर ये 1 साल ही रहा और वार्षिक गणना की जाए तो रेट कितना हो जाएगा, 4%। लेकिन अगर अगर हम CI जो है वो हाफ ईयरली अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 2%, और टाइम हो जाएगा दुगुना, बोलेंगे ना। तो 2% 2 बार में, आप बोलेंगे 2 और 2 4, प्लस 2 का 2% और, यानी कि 0.04 बोलेंगे। 2 इंटू 2/100 यानी कि 0.04, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4.04% लगेगा अगर हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे, और 4% लगेगा अगर इसको हम वार्षिक कंपाउंडिंग करेंगे। यानी अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 0.04% का, ठीक है। तो आप खुद ही निकाल लो, 5,000 का 0.04%, परसेंट का मतलब होता है 100, इसको हटा के फिर से एक बार 100 लगा दो, आप सॉल्व कर लो। 2 जीरो और एक और जीरो, यानी कि 3 जीरो खत्म, 5 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 रुपया इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये शिफ्ट आपका बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। अंकिता ने मूल मूल्य पे, मूल मुझे लगता है कि अंकित मूल्य की बात करता है, कि 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। अच्छा, प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपए था। अच्छा, यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की है तो कितने खिलौने उसने खरीदे हैं। आपसे बोला कि 50 रुपया उसका मूल मूल्य है, 10% का डिस्काउंट है,
यानी मैं कह सकता हूँ कि 50 का 10% यानी कि 5 रुपया के बराबर है। 5 रुपया के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक खिलौना खरीदने में उसने 5 रुपया का सेव किया है। अगर उसने टोटल 450 रुपया सेव किया है, इसका मतलब 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ खिलौना मिल जाएगा। आप काट लो, आपका आंसर आ गया। 5 9 45 और 0 यानी कि 90 खिलौना उसने खरीदा है, जिससे कि 450 रुपये का डिस्काउंट उसको मिला है। एक पुरुष का व्यय उसके आय का 70% है। अगर हम इनकम की बात करें और फिर एक्सपेंडिचर की बात करें और फिर सेविंग की बात कर ही लेते हैं, इतना लिख ही रहे हैं तो। अगर 100 रुपया कमाता है ना, तो 70 रुपया उसका व्यय खर्च हो जाता है और 30 रुपया सेव करता है। अब कहते हैं कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 100 बन गया 120, बोलेंगे ना। और यदि अच्छा ये क्रमिक वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, सिर्फ 120 नहीं, 50% और बढ़ाओ, यानी कि अब बन गया 180। पहले वृद्धि होता है 20% का, फिर वृद्धि होता है 50% का, यानी 100 रुपया बन जाता है 180 रुपया। लगता है लॉटरी लग गई भाई की। तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना परसेंट अधिक या कम है, ताकि उसकी नई वाली बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। अगर पिछलका बचत इसका 30 रुपया है, तो 2.5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 और 15 और यानी कि 75 रुपया आप सेव करता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो सेविंग रहा होगा वो 100, सेविंग कह रहा हूँ, एक्सपेंडिचर रहा होगा वो 105 रुपया रहा होगा, 105 रुपया रहा होगा। तो अब आपसे कह रहा है कि जो नया वाला ये व्यय है ना, वो पुराने वाले का बढ़ा बढ़ा हुआ है कि कम हुआ है। तो पहली बात क्या आपको दिख रहा है कि 70 रुपया से 105 रुपया हुआ, यानी कि कम तो नहीं हुआ बल्कि अधिक हुआ है। कितना अधिक हुआ है? तो आप देखेंगे 35 का बढ़ोतरी। 70 का 35 कितना होता है? 50%। 50% अधिक, सॉरी। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं और 15 पे आते हैं। गीता और राधा के पास गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात कितना है? 7:15। तथा राधा और सविता के पास रुपयों का जो अनुपात है, अगर हम सविता को भी शामिल करें तो यहां से आप देखेंगे 7:16। ठीक है ना, 7:16। यदि गीता के पास 980 रुपया है तो सविता के पास कितना है? आसान सवाल है ये। आप तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। कैसे करेंगे? यहाँ पे 7 है और यहाँ 15 है, मतलब ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे हम 15 से मल्टीप्लाई, तो मेरा काम हो जाएगा। 7 सते 49, 15 सते 105 और 16 गुना 15 यानी कि 240। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 49 की जो कीमत है ना वो 980 है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? आप खुद ही देख के बताओ कि 49 का ये 20 गुना है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसका 20 गुना आप निकाल दो, वही तुम्हारे सवाल का आंसर है। 4800 इज द रिक्वायर्ड आंसर, चूंकि आपको सविता का पूछ रहा है पैसा। आसान बेसिक सवाल, रेशियो का। एक तेज लोकल ट्रेन जो है ना वो 60 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। ठीक है, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? ठीक है, फिर से उसी तरह का ट्रिकी सवाल आपके सामने आ चुका है। कोई बात नहीं। ठीक है, आपका डिस्टेंस दे रखा है, हम पहले उसको मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर हम तेज लोकल ट्रेन की बात करें, मान लिया उसको हम जैसे जो तेज चलता है उसको हम क्या मान ले? उसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ फास्ट फास्ट ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, और इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। ठीक है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो स्पीड ना लिख के हम एक काम करते हैं ना, इसको हम पहले टाइम को मान लेते हैं। पहले हम टाइम मान लेते हैं, टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन, टाइम ऑफ स्लो ट्रेन। तो आपसे कह रहा है कि जो लोकल ट्रेन है ना उसे 30 मिनट कम लेता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर स्लो ट्रेन का टाइम अगर, या फिर मैं कहूँ कि फास्ट ट्रेन अगर टी टाइम में कोई काम करता है, तो स्लो ट्रेन उससे 30 मिनट ज़्यादा यानी कि 1/2 घंटा और लेता है। बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ ना भाई? बोलिए। तो आपसे कह रहा है कि धीमी लोकल ट्रेन की चाल ज्ञात करें
तो पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताइए, क्या हम टी निकाल सकते हैं क्या? बताइए, बढ़िया सवाल है ये। अगर हम टाइम दिया और डिस्टेंस दिया तो हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं फास्ट का, तो डी बटा टी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? ठीक है। अगर हमें स्पीड निकाले स्लो ट्रेन का, तो आप बोलेंगे 60 अपॉन टी प्लस 1/2, बोल सकते हैं, बोलिए ना। अब मुझे एक बात बताओ, धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन चाल से 20 किलोमीटर पर आवर कम। ये आसान सवाल है, बट दिमाग लग नहीं रहा है ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, इन दोनों का पहले निकालते हैं, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन का रेशियो। तो 60/t प्लस 1/2 बोल सकते हैं। तो 60-60 काट लो, इधर ले आओ, टी प्लस 1/2 इज टू टी, बोल सकते हैं ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ? इन दोनों का डिफरेंस है 20 किलोमीटर का, मतलब मैं कह सकता हूँ टी और टी कट गया, हाफ की जो वैल्यू है वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात? मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल है ये। इससे और आसानी से भी किया जा सकता है, बट मेरे दिमाग में वो सब रेशियो वाला सवाल, रेशियो का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा, फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, हमने थोड़ा लेंदी किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल रहा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साक्षी और कोमल के बारे में कह रहा है कि मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। साक्षी प्लस कोमल किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा करती है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य की पूरा हुआ। ठीक है, तो पहले इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जो कि 110 आएगा, और यही तुम्हारा टोटल काम हो जाएगा। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, तो 110 से डिवाइड करो 10 में, यानी कि 11, ये बन जाएगा 5। अगर ये कोमल का 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि साक्षी का 6 रहा होगा, 5:6 बोल सकता हूँ। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन तक दोनों काम किया है। तो 11 गुणा 3 यानी कि 33 काम तो पूरा हो गया। अभी काम कितना बाकी है, तो आप बोलेंगे 67 और 10 यानी कि 77 काम बाकी है। और 77 करने वाला है कौन? केवल कोमल, यानी कि केवल 5। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ 15 इंटीजर 2/5 दिन, बोल सकते हैं 15 इंटीजर 2/5 दिन। और ये 3 दिन और, क्योंकि आपसे कह रहा है कि दिनों की कुल संख्या ज्ञात कर जिसमें कार्य पूरा हुआ, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 3 दिन और प्लस आपका आंसर दिया है फुल फ्रैक्शन में, तो इसको ले लो आप 77/5, यानी कि 15 और 77, यानी कि 92/5 दिन। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। 18 क्या बोलता है कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पे वैल्यू जो आ रहा है वो इतना बचता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल ठीक। आप बोलेंगे कि आपने पहले 100 कम किया, सॉरी 100 धनराशि मान लिया हम लेट से, इसको हमने 15% कम किया, यानी कि ये बन गया आपका 85। पहले हमने क्या किया, 15% कम किया, तो ये बन गया 85। फिर आपसे कह रहा है कि 25% और कम करो, 25% आपने और कम किया, तो हम 100 ना मान के हम इसको 400 मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट में आ रहा है ना, 85 का 25% निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम इसको काम कर रहे हैं ना कि इसको 100 के बदले हम क्या मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो 15% अगर मैं कम किया, तो 4 × 15 यानी कि 60 कम करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 340। ये बन जाएगा हमारा 340। क्लियर है क्या?
15 चौका 60 हमने कम किया। अब इस 340 में से 25% और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 चौका 32, ये 85 कम हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 255। सही कर रहा हूँ क्या? ये बन जाएगा हमारा 255 के बराबर। 25% कम किया हमने, और तो 40 और 45 यानी 255, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये सवाल कह रहा है ना कि ये 4335 जो है ना, 4335 बचता है, यानी कि इसकी वैल्यू हम करेंगे 255 के बराबर, और मुझे निकालना है 400 की वैल्यू। ये आपका वास्तविक मूल्य जो हमने माना था 400, उसकी कीमत निकाल के दे देगा। समझ रहे हैं बात? आइए जरा काटते हैं। तो 5 पचे 25 और ये 1, 5 अट्ठे 40, 3 और 3 यानी कि 5 छक 30, 3 और 3 यानी कि 5 छक 30, और फिर हम कर देंगे 7। ठीक है, तो आप देखेंगे 17 गुणा 3, 17 पचे 85 और ये 1, फिर देखेंगे 3 से कट जाएगा 17 टाइम्स, यानी देखो 17 गुणा 4 यानी कि 68 और 00, 6800 रुपया इस सवाल का आंसर है। ये बढ़िया सवाल है। अगर इसको हम 100 मान के बनाए होते तो यहाँ पॉइंट में आंसर आता, इसलिए हम पॉइंट से बचने के लिए 100 को चेंज करके हमने 400 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्या बोलता है सवाल कि एक बैंक जो है ना, ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का प्रदान करता है। एक ग्राहक जो है पहली वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? फिर से पढ़ते हैं सवाल, फिर से सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि एक बैंक जो है ना, ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके, मतलब कह रहा है कि कंपाउंडिंग तो होगी लेकिन हाफ ईयरली हम क्या करेंगे, इसमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे। 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक जो एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है ना, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? बढ़िया सवाल है, चलो देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 10% ईयरली है तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के समय हम रेट को हाफ कर देंगे, यानी कि 5% हो जाएगा। मुझे बताइए, 5% हो जाएगा। अब ये सवाल कह रहा है, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप देखेंगे अगर 1 जनवरी को आपने पैसा जमा किया 3200 रुपया, ठीक है, और फिर जुलाई आया तो फिर से आपने अप्लाई कर दिया 3200 रुपया, बोल सकते हैं ना। तो वर्ष के अंत में आप मुझे बताओ, इस पे 2 बार 5% लगेगा, इस पे 2 बार 5% लगेगा, यही समझना है आपको। और इस पे सिर्फ एक बार लगेगा 5%, क्योंकि आपने ये वाला पैसा जुलाई में जमा किया है, लेकिन ये वाला पैसा आपने जनवरी में जमा किया है। क्लियर है क्या? क्लियर ना? ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3200 का पहले आप निकालो 5%, कितना हो जाएगा बोलिए? 3200 का 5% हो जाएगा 160 रुपया, और फिर यहाँ 160 रुपया। लेकिन जब हाफ ईयरली होगा तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। बोलिए, यही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 160 रुपया का 5% कितना हो जाएगा? 8 रुपया। मतलब इस 3200 का साल के अंत में जो इंटरेस्ट आएगा 320 और 8 यानी कि 328 आने वाला है। लेकिन ये जो जुलाई में तुमने पैसा जमा किया है, तो जुलाई वाले केस में क्या हो जाएगा कि 3200 का सिर्फ 5% यानी कि 160 रुपया ही मिलेगा इंटरेस्ट। अब दोनों को जोड़ दो, ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। तो आप देखेंगे 4 8 8, 488 रुपए इसको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला है। समझ गए बात? ये मुझे लगता है कि अभी तक के शिफ्ट में जितना हमने 7 या 8 शिफ्ट चल रहा है हमारा, ये बेस्ट सवाल है। ठीक है, बहुत लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अंत भला तो सब भला। एक महिला जो किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 में सेल करती है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। अंत भला नहीं बल्कि आसान हो गया ये तो। 950 में एमपी क्यों लिख रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। एमपी नहीं बल्कि यहाँ पे एसपी है ना। 950 में खरीदा और 1150 में सेल किया। कोई बात नहीं, आओ जरा काटते हैं। 50 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 1 19,
11 दूना 22 और 1 23। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ना, ठीक है, 19 के वस्तु को 23 में सेल किया, तो 4 ऊपर 19 नीचे और 100%। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 400 बटा 19%। 19 दूना 38, 20 यानी कि लगभग 19 से कम 19, 21.1 के आसपास ऐसा कुछ समथिंग आएगा। तो आपसे कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक यानी कि 21% इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर जो 8 था वो हमने खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच।